Hello students, welcome back to my educational channel Winds of Change। बाह्य आक्रमण या मंगोलों के आक्रमण पर हमने 2 वीडियोस में चर्चा किया है। आज उसका अंतिम पार्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तर्माशरीन जो मंगोल सरदार थे उनके आक्रमण पर चर्चा किया था। मंगोल इस बीच काफी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसके कारण भारत सुरक्षित रहा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अमीर तैमूर जो समरकंद उज़्बेकिस्तान के सुल्तान थे और जिन्होंने मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया से लेकर रूस तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था और जिनका साम्राज्य रूस के वोल्गा नदी से लेकर के सिंधु नदी तक था, उसका आक्रमण 1398 में होता है। इससे पहले की पृष्ठभूमि पर अगर हम ध्यान दें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 साल दिल्ली की गद्दी पर रह करके दिल्ली सल्तनत को चलाया था। लेकिन उनके पीरियड में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत आंतरिक समस्याओं से बुरी तरह से लड़ रहा था। सिंध से बंगाल तक लगातार विद्रोह हो रहे थे और दिल्ली सल्तनत और उसके शासक मोहम्मद बिन तुगलक एक जगह से दूसरी जगह विद्रोह को शांत करने के लिए जाते रहते थे। इस भागदौड़ में सेना को भी बुरी तरह से थका दिया था और जब उनका देहांत 1351 में होता है तो इतिहासकार बदायूनी ने एक आलोचना करते हुए एक बात कही थी कि उनकी मृत्यु से सुल्तान जनता से मुक्त हो गए और जनता सुल्तान से मुक्त हो गई। यद्यपि कि मोहम्मद बिन तुगलक को इतने नकारात्मक ढंग से नहीं देखा जा सकता। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इसी काल में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना किया। दक्षिण भारत में दूसरा साम्राज्य स्थापित हुआ, बहमनी, और लगातार लोग केंद्रीय सत्ता से अपने को अलग करते हुए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते चले गए। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक के सबसे छोटे भाई थे। लेकिन वो गद्दी पर कुलीनों की सहायता से बैठते हैं, यानी वो कुलीनों से या राज दरबारियों से या सेना के बड़े बड़े जो जिम्मेदारान थे उनसे टक्कर लेने के लायक नहीं थे। यद्यपि कि उन्होंने 37 वर्ष तक दिल्ली की गद्दी को संभाला। लेकिन अगर फिरोज शाह तुगलक को याद किया जाता है तो सिर्फ उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए। हम देखते हैं कि गरीबों के, विरुद्ध के
और बीमारों के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट ही खोल दिया था। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे तरह के टैक्स जो पूर्व के शासकों ने लगाया था, उसमें से बहुत को उन्होंने खत्म कर दिया था। फिर हम ये भी देखते हैं कि किसानों के हित में उनके कर्जे माफ या जो उनको राजस्व देना होता था उसको भी माफ कर दिया था। लेकिन जहां तक राजनीतिक शक्ति की बात है, दिल्ली के प्रभाव की बात है, वो बहुत सीमित हो गया था। अब वो मात्र राजा थे और राजा के पद पर रहते हुए जो ऐशो आराम की जिंदगी उनको मिल सकती थी, सिर्फ वही उनके हिस्से में था। फिर हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। यह घटना 1390 की है। इस वक्त जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, उससे मात्र 8 साल के अंदर अमीर तैमूर 1398 में दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। ये वही अमीर तैमूर हैं जिन्होंने मंगोलों को एकजुट किया और अपना शासन वोल्गा से लेके सिंधु तक नदी तक स्थापित किया था। जब वो दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं तो उससे पहले वो मुल्तान को जीतते हैं और रास्ते में जैसे मंगोलों की पुरानी परंपरा थी कि धन बटोरते चलते, शहरों को खत्म करते चलते हैं, दिल्ली आने के बाद भी वही हालत रहती है कि दिल्ली का राजा नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक अपनी जान बचाने के लिए गुजरात भाग जाता है। कुलीन नतमस्तक हो जाते हैं। इस तरह से दिल्ली बेसहारा हो जाती है, जनता त्रस्त हो जाती है। समकालीन इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है उनकी क्रूरता के बारे में कि उन्होंने इतना जनसंहार किया था कि इंसान की खोपड़ी से उन्होंने मीनार बना दिया था। सड़कों को इंसान के गले काटे हुए गलों से और सर से सजा दिया था। हमें मालूम है कि मंगोल जब भी कहीं आक्रमण करते थे तो वो बहुत ज्यादा जनसंहार पर ध्यान देते थे और धन की प्राप्ति पर ध्यान देते थे। शायद आतंक के राज को स्थापित करने का कारण था कि कोई उनके सामने सर न उठा सके, कोई उनके आदेश की अवहेलना न कर सके। लेकिन जब हम देखते हैं कि पूर्व में जितने मंगोल आए, उनका उद्देश्य भारत जैसे समृद्ध सल्तनत से धन प्राप्त करना था, तो अमीर तैमूर भी उनसे अलग दिखाई नहीं देते। भले ही अमीर तैमूर ने अपने संस्मरण में इसे इस्लाम को फैलाने वाला कृत्य बताया हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम शासक, मुस्लिम कुलीनों पर अत्याचार किया, उससे स्पष्ट है कि धर्म के पर्दे में वो अपने कुकृत्य को ढकना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि अगर वो चाहते तो दिल्ली की अफरा तफरी से कोई प्रतिरोध करने वाला नहीं होने से दिल्ली की गद्दी पर वो खिज़िर खान को बैठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतिहास हमें बताता है कि नसीरुद्दीन
के बाद दौलत खान दिल्ली की गद्दी पर बैठे और खिज़िर खान को मुल्तान, काबुल और दीपालपुर का गवर्नर बनाया गया। उन्होंने गौरी की तरह खिज़िर खान को दिल्ली की सल्तनत नहीं सौंपा। फिर हम ये भी देखते हैं कि खिज़िर खान आक्रमण करते हैं दिल्ली पर, जबकि दिल्ली की सत्ता पर दौलत खान बैठे थे और दिल्ली पर काबिज हो जाते हैं। ये यहां से फिर वो एक वंश की स्थापना करते हैं जिसे हम इतिहास में सैयद वंश कहते हैं। धन्यवाद। जोहार।